नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का वेलकम कर रही हूं अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे। हम लोग इंडियन सोशियोलॉजी में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लुइस ड्यूमॉन्ट। जैसा कि आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो लुइस ड्यूमॉन्ट पढ़ना है, ल्यू ड्यूमा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो अपने आप में ये बहुत सारे सिलेबस में ये टॉपिक है, इवन आईएएस में, मतलब यूपीएससी में, नेट में, बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में भी ये टॉपिक मेंशन है। तो इंडियन सोशियोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लुई ड्यूमा को बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इंडियन सोशियोलॉजी के बहुत सारे पर्सपेक्टिव को समझा। आप लोग वन बाय वन करके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंडियन सोशियोलॉजी को समझने में। और वेस्टर्न सोशियोलॉजी तो देखिए ऑलमोस्ट हम हर जगह पढ़ते हैं, हम समझते हैं वेस्टर्न सोशियोलॉजी को, पर इंडियन सोशियोलॉजी समहाउ मिसिंग हो जाता है हमसे। तो उसको समझना ज़रूरी है, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखना ज़रूरी है कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं इंडियन सोशियोलॉजी को समझने के लिए। स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव है जिसको हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। अभी मैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ही थिंकर्स को लेकर के चल रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ लिया है। फिर हम लोगों ने जीएस घुरिये के बारे में, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहते हैं, उनके भी थ्योरीज़ को हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया उनके इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को, उनके मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के, उन्हें कास्ट के स्टडी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग ल्यू ड्यूमा के पर्सपेक्टिव को समझेंगे। इनकी भी स्टडी बहुत डिटेल में है, बहुत सारे फील्ड में उन्होंने वर्ण सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में, बहुत सारे एस्पेक्ट में अलग अलग स्टडी की है। यहाँ बेसिकली इस वीडियो में मैं ल्यू ड्यूमा के जिस पर्सपेक्टिव को लेके आई हूँ वो है उनके, पहले हम लोग लाइफ स्केच को पढ़ेंगे, फिर उनके कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, उनकी बुक्स को देखेंगे, मेनली किन किन किताबों पे जो मेजर बुक्स पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और एक किताब है होमो हायरार्किकस, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ल्यू ड्यूमा के, उस किताब के डिटेल्स को भी हम लोग समझेंगे कि वो बुक्स कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है और हर चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ है। क्योंकि कभी कभी ड्यूमा के सिर्फ होमो हायरार्किकस के बारे में भी पूछ दिया जाता है, और कभी उनके कास्ट सिस्टम पे जो उन्होंने काम किया है वो भी पूछ दिया जाता है, कभी उनके वर्ण सिस्टम पे भी पूछ दिया जाता है। तो ऐसे 2-3 वीडियोस में हम लोग ड्यूमा के पूरे जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ल्यू ड्यूमा के। तो आप लोगों ने समझ लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ड्यूमा है उनके पहले जो हमारा टॉपिक था लाइफ स्केच, बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। किसी भी थिंकर के लाइफ हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि उनके लाइफ का ही जो पक्ष होता है उनके थ्योरीज़ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जान जाइए कि ल्यू ड्यूमा जो थे वो फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट थे। बेसिकली ही वाज एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज वेल एज सोशियोलॉजिस्ट बोथ, ओके। इनका जो टेन्योर है वो 1911 से 1988 तक के बीच का टेन्योर है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो उनके लाइफ स्केच को देखेंगे वो उनके प्रोफेशनल लाइफ को ही ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा कंसिडर करेंगे। माना जाता है कि ये जो इनके जो दादाजी थे, मतलब ग्रैंडफादर जो थे वो पेंटर थे और इनके पिताजी जो थे वो इंजीनियर थे। तो दोनों का ही इनके ऊपर असर देखने को मिलता है, मतलब ग्रैंडसन ऑफ पेंटर एंड सन ऑफ इंजीनियर। तो जो एक पेंटर की खूबी होती है कि किस तरह से किसी चीज़ को इमेजिनेशन जो पावर होता है उसको भी इनके अंदर बहुत ही अच्छाई से था, और उस इमेजिनेशन पावर को लेकर के हम किस तरह से स्ट्रक्चर एक खड़ा कर सकते हैं वो इंजीनियर का एक गुण होता है। ये दोनों ही गुण ल्यू ड्यूमा में कूट कूट के भर गए, मतलब वो गुण वो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर एंड फादर से लिया और बहुत ही अच्छे थ्योरीज़, बहुत ही गहराई से
काम उन्होंने किया है। जब आप उनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे तो वाकई आप समझेंगे कि इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी का जो आधार होता है कास्ट सिस्टम, उसका बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। एंड बिगेन हिज अकेडमिक करियर इन मिड 1930s। 1930s के से इनके अकेडमिक करियर की शुरुआत होती है और किसके गाइडेंस में होती है? मार्शल मॉस के गाइडेंस में होती है। तो मार्शल मॉस का इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। वर्ल्ड वार जब सेकंड होता है, ठीक है, आपको पता है वर्ल्ड वार सेकंड का टेन्योर जो है, वर्ल्ड वार जब सेकंड होता है तो उस बीच में इनकी स्टडीज़ जो है वो इंटरप्ट कर जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं रह पाती है। ही वॉज टेकन एज प्रिजनर ऑफ वार एंड इन 1945 जब वर्ल्ड वार थोड़ा सा कम होने लगता है, ही केम बैक टू होम, वो अपने घर वापस आते हैं और एटीपी में वर्क करते हैं। ये एटीपी क्या है? एटीपी का जिक्र आगे भी आएगा। एटीपी है आर्ट्स एंड ट्रेडिशन पॉपुलरीज, फ्रांस का अपना एक संस्था है, आर्ट एंड ट्रेडिशन पॉपुलरीज। इसमें ये काम करते हैं एज अ नॉन एकेडमिक पोजीशन पे। वो नॉन एकेडमिक पोजीशन पे, अभी एकेडमिक पोजीशन उन्हें नहीं मिली है, नॉन एकेडमिक पोजीशन पे वो वर्क करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि और साथ में वो फोक फेस्टिवल्स पे भी स्टडी करना शुरू करते हैं। जो वहाँ के फोक फेस्टिवल्स होते हैं, टारास्कॉन जिसको कहा जाता है, उस पे वो स्टडी करना शुरू करते हैं। एंड लेटर ही रोट अ मोनोग्राफ, बाद में ये एक मोनोग्राफ लिखते हैं ला टेरेस्क्यू के नाम से, ठीक है, 1951 में। ही ऑल्सो लर्न संस्कृत एंड मेट प्रोफेसर स्कर्ब्रिंग। वो संस्कृत भी पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी रुचि होती है इंडियन स्टडीज़ की तरफ। और आपको पता है कि अगर इंडियन स्टडीज़ की हमको गहराई से अध्ययन करना है तो हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो उसके बाद से संस्कृत का अध्ययन करना शुरू करते हैं और साथ में वो प्रोफेसर स्क्रिब्रिंग्स जो जैन स्टडीज़ से रिलेटेड थे, उनसे उनकी मुलाकात होती है। पैरेलली ही कैरीड हिज इंटरेस्ट इन इंडिया क्रिएटेड बाय मॉस। पीछे जो हम लोगों ने मार्शल मॉस का नाम पढ़ा, उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। तो मार्शल मॉस के साथ रहते हुए, उनके सानिध्य में इनका इंटरेस्ट जो होता है वो इंडियन स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा डेवलप होता है। एंड टुक लेसन इन हिंदी एंड तमिल, और साथ में ये संस्कृत तो सीख ही रहे होते हैं, ये हिंदी और तमिल भी सीखना शुरू कर सकते हैं। सोचिए कितनी भाषाओं का ज्ञान, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी, तमिल। स्टडीड एथनोग्राफी ऑफ साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया की एथनोग्राफी को ये पढ़ना शुरू करते हैं। बेसिकली आप आगे भी जानेंगे कि इनका इंटरेस्ट जो है वो साउथ इंडियन स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा रहा है। आगे हम देखते हैं कि 1949 और 1950s के बीच में ये तमिलनाडु में आकर रुकते हैं और वहाँ पर प्रामलाई कल्लर इसको स्टडी इसका करते हैं, ठीक है। ही चूज़ द फोकस टू साउथ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया के कंपैरेटिवली अपने फोकस को, ये अपने स्टडी के फोकस को ये कहाँ रखते हैं? साउथ इंडिया में। क्या कारण रहता है कि ये साउथ इंडिया की तरफ, साउथ इंडियन स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा झुकते हैं? क्योंकि इनका मानना रहता है कि जो आर्यन कल्चर आया, ठीक है, आर्यन कल्चर नॉर्थ में आया तो उसके अगेंस्ट में साउथ इंडिया खड़ा हो गया, ठीक है। मतलब एनकाउंटर ऑफ आर्यन स्पीकिंग पीपल, जो आर्यन स्पीकिंग पीपल नॉर्थ में थे, जैसे आपको मैं यहाँ पर एक बना दे रही हूँ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। आपको पता है कि नॉर्थ जोन में ही आर्यंस आए थे, ठीक है, यही आर्यन स्पीकिंग बेल्ट था, और जो साउथ वाले उनको हम द्रविडियन कहते हैं। तो आर्यन स्पीकिंग बेल्ट के अगेंस्ट में ये साउथ इंडिया खड़ा हो गया था, इसको वो जानना चाहते थे, और इसी वजह से यहीं से पोस्ट वैदिक हिंदुज़म की शुरुआत हुई थी, जेनेसिस ऑफ पोस्ट वैदिक हिंदुज़म। तो इन दो चीज़ों को लेकर के इनका इंटरेस्ट साउथ इंडियन स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा रहा। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स ड्यूमोंट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग कास्ट। अब उससे पहले उनकी जो इंटरेस्ट एरिया थी वो विलेज स्टडी पे थी, ठीक है, विलेजेस पे वो ज़्यादा स्टडी करना चाहते थे। पर 1951 के बाद से उनका जो फोकस हो गया वो कास्ट हो गया। अब वो कास्ट की स्टडी ज़्यादा करने लगे, और कास्ट की स्टडी कर करके ही उन्होंने एक किताब लिखी जो कि आज मतलब बहुत बड़े एक तरह का सोशियोलॉजी में माना जाए तो एक धर्म ग्रंथ की ही तरह है।
सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, होमो हेरार्किकस, ठीक है। ये फ्रेंच भाषा में 1966 में आती है ये किताब, और इंग्लिश में 1970 में ये किताब आती है, बिकॉज ही वॉज फ्रेंच, तो फ्रेंच के थे, तो उन्होंने इस किताब को फ्रांसीसी भाषा में लिखा। 1966 में ये पब्लिश होकर के आती है, और फिर उसका ट्रांसलेट हुआ 1970 में इंग्लिश में। अब तक बहुत सारे भाषाओं में इस किताब का ट्रांसलेशन हो चुका है। रिटर्न होम फ्रॉम इंडिया, और अब वो 1951 में जब वो उन्होंने कास्ट का स्टडी करना शुरू किया, तो फिर वो वापस फिर से आते हैं इंडिया से, क्योंकि वो तमिलनाडु में रहे हैं 1949 से 50s के बीच में। तो वो फिर 1951 में अपने घर वापस आते हैं, और 1952 में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्थान प्राप्त करते हैं। उससे पहले एम.एन. श्रीनिवास भी रहते हैं वहाँ पर, उनके प्लेस पे ये आते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर, एंड वहीं पर इनका एक क्लोज रिलेशनशिप बनता है इवांस प्रिचार्ड के साथ। हम इनका भी नाम सुने हुए हैं, अच्छे से पढ़ते हैं हम इवान प्रिचार्ड को। वहाँ पर इनका एक रिलेशन इवान प्रिचार्ड के साथ इस्टेब्लिश होता है। और बाद में चल करके आपने जब मैंने अभी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी बताई थी, और उसमें मैंने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया भी जब पढ़ाया है, तो मैंने बताया है कि एक जर्नल शुरू में आया मुंबई यूनिवर्सिटी में, जब लोग काम कर रहे थे उसी समय, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ये जर्नल पोकॉक और ड्यूमॉन्ट दोनों ने मिल करके ये जर्नल ये लोग लाए थे, और इस जर्नल में कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी जो जर्नल है, उसमें ड्यूमॉन्ट ने बहुत सारे अपने स्टडीज़ पब्लिश किए, किस किस चीज़ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, किनशिप से रिलेटेड, नेशनलिज्म से रिलेटेड, बहुत सारे इश्यूज़ पे, अलग अलग मुद्दों पे ये समय समय पर लिखते चले गए, ठीक है। तो इनका इसमें भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट हम लोग जब अब इनकी बहुत डिटेल में लाइफ स्केच नहीं जानेंगे, पर थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। और 1957 से 58 तक ये गोरखपुर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के एक गांव में इन्होंने समय बिताया। एंड आप गोरखपुर समझ गए कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया में। फिर भी मतलब इन्होंने सोचिए कम समय नहीं बिताया, जितना वो तमिलनाडु में अपना समय बिताए थे, उससे ऑलमोस्ट उतना ही समय इन्होंने गोरखपुर में भी अपना बिताया। पर फिर भी इनका नॉर्थ इंडिया में बहुत, नॉर्थ इंडियन स्टडीज़ की तरफ इनका बहुत इंटरेस्ट नहीं गया। ये फिर भी अट्रैक्ट हुए साउथ इंडियन स्टडीज़ की तरफ। तो याद रखिएगा कि बेसिकली जो ल्यू ड्यूमा है, उनका जो ओरिएंटेशन रहा है वो साउथ इंडिया सोशियोलॉजी की तरफ ज़्यादा रहा है। तो ऑलमोस्ट इतना लाइफ स्केच हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं कि इनके कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, ड्यूमा के बेसिकली क्या क्या कंट्रीब्यूशन हैं, उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इनका जब आगे अलग अलग वीडियोस में हम पढ़ेंगे तो इनके अलग अलग कंट्रीब्यूशन को देखेंगे हम लोग। अब अगले वीडियो में मैं इनके मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ले आऊँगी। फिर इनके कास्ट सिस्टम एंड इम्प्लीकेशंस को जानना ज़रूरी है, प्योर एंड इम्प्योर के कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है, वर्ना सिस्टम के कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इन इंडिया ये कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है, होमो इक्वेलस को जानना ज़रूरी है, होमो हेरार्कस तो अभी हम समझेंगे, एंड क्रिटिसिज्म ऑफ ड्यूमॉन्ट, और ड्यूमॉन्ट को किस किस बात पे क्रिटिसिज्म मिली है उसको भी हम देखेंगे। तो ये पूरा वीडियो ऑलमोस्ट मैं कई सारे किताबों से लेकर के बनाई हूँ, और साथ में ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं, जैसे सोशियोलॉजी ग्रुप के सोर्स हैं, राजस्थान एक ग्रुप है उसके सोर्स हैं, योर आर्टिकल लाइब्रेरी के सोर्सेज हैं, कई सारे सोर्सेज से लेकर के मैं ये नोट्स बना रही हूँ, और साथ में कई किताबों का भी मैंने सहारा लिया है। तो इस तरह से देख लिया जाए तो ये कंट्रीब्यूशन है ड्यूमॉन्ट के। ओके, आप मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन समझ लिए होंगे। अब मैं इनके बुक्स की तरफ चलती हूँ। तो इनके बेसिकली कौन कौन से बुक्स हैं, एक है हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किनशिप, ये किताब है जो कि 1954 में पब्लिश हुई है। सेकंड बुक जो है वो होमो हायरार्किकस है जो कि 1970 में पब्लिश हुई है। उसके बाद से
नेक्स्ट जो किताब है इनकी है वो रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम मैंडेवले टू मार्क्स, जो कि 1970 में ये पब्लिश हुआ है। एंड द नेक्स्ट बुक ही एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म, ये भी कुछ किताबें हैं। तो मैं 4 किताब जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसमें होमो हायरार्किकस जो बुक है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बुक है। तो आप ये सारे चारों का नाम आप याद रखिएगा, हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किनशिप, होमो हायरार्किकस, याद इसको प्रोनाउंसिएशन इसका अच्छे से करिएगा, रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम मैंडेवले टू मार्क्स एंड द एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म। ये सारे 4 किताब मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। आगे अगर जो और भी इनके अलग अलग जो मैंने कंट्रीब्यूशंस देखा है ना पीछे, जो देखिए ये कंट्रीब्यूशन जब मैं ये पढ़ाऊँगी, अगर और भी किताबें इनकी मिलेंगी जो पूछी जाती हैं तो मैं ज़रूर आपको बता दूँगी आगे चल करके। तो ये इनकी बुक्स हैं। अब जो हमने बात की थी कि होमो मतलब ये वाला पोर्शन आपको बहुत जल्दी कई जगहों पे नहीं मिलेगा, पर हमें जानना ज़रूरी है। कई जगहों पे नहीं मिलेगा मींस कि बहुत सारे ई कंटेंट्स में ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती, सीधे उनके कास्ट के स्टडी और इन सब पे। कास्ट की स्टडी को पढ़ने के लिए हम होमो हायरार्किकस ही पढ़ते हैं, ठीक है। होमो हायरार्किकस अगर आ गया लिखने को, या फिर ल्यूइस ड्यूमोंट के कास्ट के बारे में आ गया, तो आपको वही चीज़ लिखनी है। यहाँ मैं थोड़े से और डिटेल में बताती रही हूँ कि बेसिकली इस किताब में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, होमो हायरार्किकस, ठीक है। होमो हायरार्किकस में क्या क्या बातें कही गई हैं वो चीज़ है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो पूरी किताब है वो चैप्टर 11 में, टोटल 11 चैप्टर हैं इस किताब में, टोटल 11 चैप्टर्स हैं। उन 11 चैप्टर्स में है क्या क्या मैं एक एक करके बता रही हूँ। जब भी आपको अगर लॉन्ग आंसर्स आते हैं लिखने में तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो क्या क्या चैप्टर्स हैं, तो पहले चैप्टर में कहा गया है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। इसमें हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ की बात की गई है, जिसमें क्या क्या बातें की गई हैं। जाति की परिभाषा इन्होंने दी है, उसकी प्रवृत्तियों और पूर्ववर्ती अध्ययनों को बताया। मीन्स कि व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कास्ट, what are the trends of caste system and what are the previous studies related to the caste system। पूरा इस बातें में अगर आप कास्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आपका पीएचडी भी वर्क चल रहा है या डिसर्टेशन पे आप काम कर रहे हैं, मतलब जो स्मॉल रिसर्च होते हैं, आप कुछ फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो भी हम लोग को उसमें रिव्यू वाला पोर्शन लिखने को होता है। तो आप इससे भी मतलब इनके पहले तक के जो स्टडीज़ कास्ट पे हुए हैं ल्यूइस ड्यूमोंट के, आप उनसे प्रीवियस स्टडीज़ भी ले सकते हैं। देखिए किस तरह से बुक का चैप्टराइजेशन हुआ है। दूसरा चैप्टर इन्होंने जो बताया, फ्रॉम सिस्टम टू स्ट्रक्चर, द प्योर एंड द इम्प्योर। जो कंसेप्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्योर एंड इम्प्योर का कंसेप्ट ल्यूइस ड्यूमोंट का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें उन्होंने पवित्र एवं अपवित्र विचारधारा से जुड़े आधारभूत तथ्यों की विवेचना की है। मतलब इन विच ही हैज डिस्कस द बेसिक एलिमेंट्स रिलेटेड टू द सेक्रेड एंड प्रोफेन आइडियोलॉजी। सेक्रेड और प्रोफेन वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो सेक्रेड एंड प्रोफेन आइडियोलॉजी मतलब जब भी कास्ट सिस्टम को उन्होंने पढ़ा ना, तो उन्होंने सेक्रेड और प्रोफेन 2 बातों पे पूरा फोकस किया कि ये पूरी जाति व्यवस्था जो है वो सेक्रेड और प्रोफेन पे डिपेंड करती है, कास्ट सिस्टम पे, कास्ट सिस्टम के पवित्र और अपवित्र चीज़ों पे ही निर्भर करती है। तो पूरा सेकंड चैप्टर में इन्होंने ये डील किया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगर देखें तो जो थर्ड चैप्टर है वो है संस्तरण, वर्ण तथा सिद्धांत। वर्ण का सिद्धांत मतलब हेरार्की, द थ्योरी ऑफ वर्ण। इस पे उन्होंने वर्ण के मतलब हेरार्कियल सिस्टम एक्सप्लेन किया है। हेरार्कियल आप सिस्टम जानते हैं कि अलग अलग लेवल में, ये अलग अलग लेवल में हमारी सोसाइटी बटी हुई है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारी पूरी सोसाइटी अलग अलग हेरार्की में बटी हुई है। उसमें उन्होंने वर्ण सिस्टम को समझाने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने क्या बताया है कि इसमें उन्होंने वर्ण के सिद्धांत की विवेचना करते हुए क्षेत्रीय स्तर पर संस्तरण अथवा परिस्थिति क्रम के निर्धारण, शक्ति एवं श्रेणी क्रम के वितरण के आधारों पर प्रकाश डाला है। दिस इज़ फॉर द हिंदी, ये हिंदी वालों के लिए मैंने पढ़ा। अब इंग्लिश वालों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन चैप्टर 3
he was trying to explain या trying to discussing the principle of वर्ण का सिद्धांत इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ही हैज़ हाईलाइटेड द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हेरारकी और स्टेटस सीक्वेंस, ठीक है, स्टेटस सीक्वेंस को एक्सप्लेन किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, किस तरह से शक्ति बटी हुई है, एंड रैंक ऑर्डर, किस तरह से, जो मैंने हेरार्कियल सिस्टम में ये बात की तो उसकी बात की। आपको पता है कि जो टॉप हेरार्की वाले हैं उनके पास पावर ज़्यादा है, उनका अथॉरिटी ज़्यादा है, और जो लो हेरार्की वाले हैं इनके ये पावरलेस होते हैं, इनके पास अथॉरिटी नहीं होती है। तो रैंक ऑर्डर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात इन्होंने की है। चैप्टर 4 में इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर को एक्सप्लेन किया कि किस तरह अलग अलग हैरार्की में रहते हुए अलग अलग लोगों के काम है, किस तरह से हमारा समाज अलग अलग मतलब श्रम विभाजन को धारित किया हुआ है। इन विच ही डिस्कस द डिवीज़न ऑफ लेबर, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन एंड जजमानी सिस्टम। इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की है चैप्टर 4 में? कास्ट को, ऑक्यूपेशन को, जजमानी सिस्टम्स को एंड डिवीज़न ऑफ लेबर को, ठीक है, श्रम विभाजन, किसका क्या काम होगा, आप जानते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर किसको कहते हैं। चैप्टर 5 में इन्होंने क्या डिस्कस किया है? विवाह का नियमन। इन्होंने मैरिज, जो रेगुलेशन ऑफ मैरिज है उसमें दो चीज़, पृथक्करण और संस्तरण, मतलब सेपरेशन एंड हेरार्की, मैरिज में भी इसको एक्सप्लेन किया। इसमें इन्होंने विवाह को नियंत्रित करने वाले आधारों, किस तरह से मैरिज सिस्टम कंट्रोल होता है, एंडोगैमी से, एक्सोगैमी से, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। मतलब अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के जो नियम हैं उनको, और किस तरह से उसमें हेरार्की बनी हुई है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में ये सहवास और खान पान संबंधी नियम को एक्सप्लेन किए हैं। रूल्स कंसर्निंग कॉन्टैक्ट एंड फूड, मतलब किस तरह का आपस में कॉन्टैक्ट होना चाहिए और किस तरह से फूड प्रोहिबिशन जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इन विच ही हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन द इंटरकास्ट रिलेशनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट एंड फूड रेस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स, कि इंडिया में जब कास्ट सिस्टम अगर इस्टेब्लिश है तो किस तरह के फूड रेस्ट्रिक्शंस भी हैं यहाँ पर। आपको मतलब आप जब जो जीएस घूरिए के कास्ट सिस्टम को आपने पढ़ लिया है, मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना दिया, आप उसमें समझिए तो उसमें भी उन्होंने फूड रेस्ट्रिक्शंस की बात की थी ना, जो अलग अलग पॉइंट्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम के जब वो कैरेक्टरिस्टिक डील कर रहे थे तो उसमें उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फूड बिहेवियर उसको भी एक्सप्लेन किया था कि खान पान का किस तरह से हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, कि जो हायर क्लास के लोग हैं वो लोअर क्लास के लोगों का किस तरह से छुआ हुआ नहीं खाएंगे, कच्चा खाना, पक्का खाना, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ हैं, तो उसको इन्होंने डील किया। चैप्टर 7 में शक्ति और क्षेत्र, इसके बारे में एक्सप्लेन किया, पावर एंड टेरिटरी, in which he has discussed the regional power structure on the basis of dominant caste and economic basis of caste। तो इन्होंने फिर से जो एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट का की बात कही है, डोमिनेंट कास्ट मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, आप सेंस्क्रिटाइजेशन वाला वीडियो देख लीजिए, या इससे पहले जो जीएस घूरिए का है उसमें भी मैंने डोमिनेंट कास्ट को एक्सप्लेन किया। डोमिनेंट कास्ट क्या होता है? ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेंट कास्ट जो है वो हैरार्की में जो ऊपर है वही डोमिनेंट कास्ट है। किसी क्षेत्र विशेष में, एक पर्टिकुलर रीजन में जब कोई पॉपुलेशन वाइज भी ऊंचा होता है या उसके पास शक्ति का संकेंद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ पावर ज़्यादा होता है, तो वो भी डोमिनेंट कास्ट कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हैरार्की में ऊपर हो, हैरार्की में लो वाले भी डोमिनेंट कास्ट का रोल प्ले करते हैं। इसलिए कई जगहों पे ब्राह्मण जो है वो हैरार्की में, ऐसे जनरल हैरार्की में ऊपर होते हुए भी वो डोमिनेंट कास्ट का रोल प्ले नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका पॉपुलेशन वाइज उस पर्टिकुलर प्लेस पे वो इधर कम रहे होंगे या फिर उनके पास कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं रहा होगा। तो डोमिनेंट कास्ट और हैरार्की में ऊपर जो कास्ट है, दोनों के एक्सप्लेनेशन में डिफरेंसेस हैं। ओके, आप समझ रहे होंगे इन सारी चीज़ों को। तो चैप्टर 7 में इन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट चैप्टर 8 जो होता है उसमें उन्होंने कास्ट गवर्नमेंट की बात की है, जातीय सरकार की बात की है, जिसमें जस्टिस एंड अथॉरिटी की बात की है।
इसमें उन्होंने जाति पर आधारित शक्ति एवं सत्ता तथा न्याय प्रणाली के अंतर संबंधों की विवेचना की है, इन विच ही हैज़ डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पावर एंड अथॉरिटी एंड जस्टिस सिस्टम बेस्ड ऑन द कास्ट। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप हर चैप्टर में मेन चीज़ याद कर लीजिएगा। ये ऊपर वाला पॉइंट जो है, जैसे जातीय सरकार, कास्ट गवर्नमेंट, तो आप जब भी आपको उनके कास्ट सिस्टम के बारे में लिखने को आएगा तो आप होमो हायरार्किकस बुक की चर्चा ज़रूर करेंगे। और अगर आप एक फ्लो चार्ट की तरह कि कुल 11 चैप्टर हैं, इसमें ये बातें कि उनको एक बॉक्स में भी डाल देंगे तो आपकी आंसरिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है। चैप्टर 9 में इन्होंने सहवर्ती और निहितार्थ की बात की है, कॉन्कॉमिटेंट्स एंड इम्प्लीकेशंस। इसमें क्या, इन विच ही हैज़ डिस्कस द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अबॉन्डमेंट, स्टेबिलिटी, चेंज एंड सोशल मोबिलिटी, कि इसमें उन्होंने परित्याग, स्थायित्व, परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, इन सारे पक्षों की बात की है जो कि कास्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। तो अब आते हैं चैप्टर 10 जो आता है। चैप्टर 10 में इन्होंने तुलना की है, कंपैरेटिव स्टडी भी की है। किसका किसका? गैर हिंदुओं तथा भारत से बाहर जातियाँ। इसमें उन्होंने बताया है कि क्या गैर हिंदुओं में भी, याद सुनिएगा इसको, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्या गैर हिंदुओं में भी, गैर हिंदू मतलब कि ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए और भी अलग अलग रिलीजन के लोग हो गए, क्या गैर हिंदुओं में जाति व्यवस्था पाई जाती है? क्या भारत के बाहर भी कास्ट सिस्टम है? इन दो पे भी इन्होंने बात की है चैप्टर 10 में, कि इन विच ही कंपेयर्ड हिंदू एंड नॉन हिंदू कम्युनिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट एमंग हिंदू। ठीक है। एंड इन्होंने ये भी बोला है कि क्या आउटसाइड इंडिया कास्ट सिस्टम है, इस पे भी इन्होंने स्टडी की है। एंड चैप्टर 11 जो है, विच इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इसमें उन्होंने तुलना पर आधारित निष्कर्ष निकाला है, कंपैरिजन कंक्लूडेड किया है और कंटेम्पररी ट्रेंड्स को भी बताने का प्रयास किया। उनके टाइम के जो कंटेम्पररी ट्रेंड्स हैं उनको बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो होमो हायरार्किकस किताब है वो कितने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड है, हर चैप्टर्स में क्या बातें कही गई हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लिए, एक्सप्लेन कर लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने ल्यू ड्यूमा के लाइफ स्केच को समझा, उनकी बुक्स को देखा, उनके कौन कौन से कंट्रीब्यूशन है उनको देखा, और होमो हायरार्किकस किताब को देखा पूरा अच्छे से। अब अगले वीडियो में हम लोग ल्यू ड्यूमा के कास्ट सिस्टम को देखेंगे, और अगर बहुत लंबा नहीं हुआ तो हम लोग उनके प्योर और इम्प्योर कंसेप्ट को भी देखेंगे। इस तरह से 2-3 वीडियोस में ल्यू ड्यूमा भी हमारे मतलब हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट्स, एक एक थ्योरीज हम लोग इनकी समझ लेंगे, जितना एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत पूरी किताब तो मैं समझा नहीं दूंगी, पर जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो जब भी आप कास्ट की स्टडी करेंगे ना, तो आपने जी.एस. घुरिये के कास्ट सिस्टम को पढ़ लिया, आपने ल्यू ड्यूमा के कास्ट सिस्टम को पढ़ लिया। अगर और आपको जानना है तो आप एयर देसाई के कास्ट सिस्टम को समझ सकते हैं। आप दीपांकर गुप्ता, जो कि बहुत लेटेस्ट हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कास्ट पे बहुत काम किया, मिस्टेकन मॉडर्निटी में, तो आप उनके भी कास्ट सिस्टम को समझ सकते हैं। तो ये तो पहले मैं इंडियन सोशोलॉजी के अलग अलग थिंकर्स को पढ़ा रही हूँ, पर जब कास्ट सिस्टम की बात होगी तो भी आपने जी.एस. घुरिये के कास्ट सिस्टम, ल्यू ड्यूमा के कास्ट सिस्टम, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कास्ट सिस्टम के बारे में बताया है, वो भी आप अच्छे से समझ लेंगे। तो आपका मतलब कई एस्पेक्ट्स में चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। तो चलिए आज इस वीडियो को इतने पे ही रोकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही साथ देते रहिए, आगे हम बढ़ते चलेंगे अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग टॉपिक्स के साथ। बीच बीच में जैसा मुझे कुछ लगता है इम्पॉर्टेंट तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, गुड टेक केयर। बने रहिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।